Hi everyone, welcome to the series of HPS preparation guidance with me. आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करी जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिस्ट किए हैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो क्या है कि जो कंटेंट है हमारा, कोई भी टॉपिक है हमारा, उस पे हमें पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज का क्या मतलब है? ये नहीं कि आपने कोई भी टॉपिक ए उठाया, उसका ये फॉर इंस्टांस एक पेज में ये टॉपिक ए कवर है, आपने वो पढ़ लिया, आपने एक A4 शीट उठाई और लिखना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। माना आपको सब जगह यही बोला जाता है कि Day 1 से आंसर राइटिंग करिए तभी आप एंड तक अच्छे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है। देखो, आंसर राइटिंग नो डाउट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर ऐसा है कि आपको जो भी आप लिख रहे हो पता तो होना चाहिए क्या लिख रहे हो, उसके बारे में, उसका करंट स्टेटस क्या चल रहा है, उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है, उसकी हिस्ट्री में क्या है। तो वो आपको A to Z पता होना चाहिए। हाफ चीजें पता होंगी, आंसर में लिखोगे, इनकम्प्लीट आंसर होगा, तो दैट विल नॉट फेच यू एनी मार्क्स। हमने क्या करना है, करंट का स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया, आई एम सॉरी, हमने कंटेंट का स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया, उसके बाद हमने उसका जो करंट पोर्शन है वो भी देख लिया कि न्यूज़ में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आप इधर उधर गूगल करेंगे या जो आपको लगता है कि ये बहुत कम बच्चे लिखेंगे, उन पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लो। फिर उसका एक पेज में आपने नोट बना लेना है। वो आपके जो खुद के शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए थे कि कीवर्ड्स की फॉर्म में आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो वो आपने एक पेज में लिख लिया। स्टैटिक भी हो गया, उसका करंट भी हो गया, सब हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेप हो गया। अब लिखना कैसे है, ये हमारा A4 शीट है, तो सबसे पहले उसकी आती है इंट्रो। अब हम डायरेक्टली पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखना शुरू कर देंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। एक आंसर का स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं तो एग्जामिनर भी इम्प्रेस होगा और आपको बाकी स्टूडेंट से बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहले जो आपकी इंट्रो आती है, मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स होनी चाहिए। उसमें या तो आप उस चीज़ का ओरिजिन दे सकते हैं, कोई भी चीज़ आप सपोज कर लो कि जैसे मान लो आपने कुछ कुछ भी मान लो, आप उसका ओरिजिन आपने, जैसे सपोज DPSP है, ठीक है, तो अब DPSP पे कोई क्वेश्चन आ गया, अब आप सोचो मैं क्या इसकी इंट्रो लिखूं। DPSP होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये पॉलिटी का टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि आपको इसका ओरिजिन लिखना है कि अच्छा ये कहाँ से लिए गए थे पहली बारी, तो वो आपने ओरिजिन में डिस्क्राइब कर दिया। 4-5 लाइंस आपने इसके बारे में लिख दी। या फिर अगर आपको ओरिजिन नहीं पता है तो कोई डाटा लिख दो, या तो कोई न्यूज़ में DPSP चला आ रहा होगा तो उसके बारे में कुछ लिख दो, तो वो डाटा हो गया। या कोई फैक्ट या डेफिनेशन, इंस्टेड डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। कोई ऐसा टॉपिक आ गया पेपर में कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या लिखूं, मुझे तो इस टॉपिक की इतनी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है जो भी आप पढ़ के जाओगे वही पेपर में आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि क्वेश्चन को देख के आंसर बना सकते हो, उसकी डेफिनेशन लिख दी, तो काम सिंपल हो गया। तो ये आपका इंट्रो प्रिपेयर हो गया। अब क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपका आएगा मेन बॉडी में। मेन बॉडी में क्या है कि आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एक पैराग्राफ की तरह लिख दो जो कि एक तरह से ऐसा लगता है कि आपने कोई ऐसे लिख दिया है, या फिर एक स्मार्ट वर्क क्या है कि आप पॉइंटर्स फॉर्म में लिखो। पॉइंटर्स फॉर्म में क्या होता है, एग्जामिनर को दिखता है कि नहीं, स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज है चीज़ों की, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, इसका मतलब इसने कुछ अच्छा ही लिखा होगा। अगर बाय चांस कभी एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ता है तो तब भी आपकी प्रेजेंटेशन के बेसिस पे वो आपको आधे नंबर ऐसे दे देगा। तो पॉइंटर्स फॉर्म में लिख दिया। फिर उसमें आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन है या कोई एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है तो डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, ये सब बना सकते हो आप। फ्लो चार्ट्स तो बाकी आंसर्स में भी फॉलो हो जाता है, पर मेनली डायग्राम्स जो हैं इन पेपर्स में बन जाते हैं। और
जो फ्लो चार्ट है वो भी अलग अलग तरीके का होता है। एक तो जो हम बेसिक ऐसे बनाते हैं, या तो ऐसे बन गया, या एक हब एंड स्पोक मॉडल है कि 4 5 पॉइंट्स है तो ऐसे लिख दिया, या फिर और भी तरीके हैं। जैसे यहाँ पे आपने कोई भी टॉपिक लिखा जिसपे पूछा गया है, उसको सर्कल किया और यहाँ से ऐसे इसको लिस्ट कर दिया। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिस फॉर्मेट में आप आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि आपने पॉइंटर्स बना दिए और फिर यहाँ पे भी आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने हेडलाइंस देनी है। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, आप केवल नहीं प्रेफर करते ना वो पढ़ना। क्या पढ़ते हो? मेन जो हेडलाइंस है। अच्छा ये है मतलब अंदर कुछ ऐसा ऐसा रिलेटेड लिखा होगा, अच्छा ये है मतलब ऐसा ऐसा होगा। तो एग्जामिनर भी वैसा ही करता है। वो भी कभी कभी हेडलाइंस ही देखता है। अच्छा मेन मेन चीजें ये हैं, मतलब बच्चे को आइडिया है कि पेपर में क्या पूछा गया है, तो ठीक है, गिव दैट पर्सन मार्क्स। तो ऐसा होता है हमारा मेन बॉडी में। अब क्या है, पूरा जो कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं उसका सार बंदा जब पढ़ता है तो उसको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है। अच्छा इसमें ये चीज बताई गई है। तो वैसे ही जो भी आपका क्वेश्चन है, उसका इंट्रो मेन बॉडी में जो भी आपने लिखा है, उसका एक आपको क्रक्स देना है। ठीक है, और वो क्रक्स इतना ब्रीफ होना चाहिए कि उसको पढ़ते से ही पूरे आंसर का एक ओवरव्यू मिल जाए। मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स में होना चाहिए। और ये कोशिश करनी है कि पहले तो आपने उसको समराइज अच्छे से कर दिया है। दूसरा, वो कुछ अप्रोचेबल होना चाहिए, जैसे कुछ पॉजिटिव माइंडसेट, कुछ फ्यूचर की डायरेक्शन में, कि आप कुछ सॉल्यूशन बेस्ड चीज बता रहे हो आंसर में, तो उस वे में आप कंक्लूड कर सकते हैं। और पॉजिटिव, जब तक कि क्रिटिकल एनालिसिस नहीं बोला हो तब तक पॉजिटिव ही देना है कंक्लूजन। इससे क्या होता है, एक स्टूडेंट का माइंडसेट पता लगता है एग्जामिनर को कि वो किस तरह से चीजों को अप्रोच करता है। तो ये तो था एक तरह से पूरा ओवरलुक, जो कि कैसे कैसे आंसर लिखना है। अब मैं आपको आने वाली स्लाइड में सैंपल्स बताऊंगी कुछ, जिससे आपको देख के और ज्यादा आइडिया लग जाएगा। ये मेरे कुछ आंसर्स हैं जिसको मैंने आपको सैंपल देने के लिए दिखाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये है HPGK का क्वेश्चन। डिस्क्राइब द सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल। अब इसमें क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो आपको वो चीज पता होना चाहिए, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। तो इसको आप पेंसिल से ऐसे सर्कल कर सकते हैं कि ठीक है, ये चीजें पूछिए, मतलब ये तो आ जाएंगी मेन बॉडी में। किसके बारे में पूछा गया? फेयर एंड फेस्टिवल के बारे में। तो मतलब अगर हमें कभी बीच में एग्जाम्पल देना पड़ जाए तो हमें इन चीजों के देना है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पूछा ना। तो बस यहीं पे ही आपका आंसर जो है वो सेंटर्ड होना चाहिए, इससे अरे परे बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब क्या करना है, इंट्रोडक्शन देनी है। कैसे दे इंट्रोडक्शन? इम्पैक्ट तो आप सारा मेन बॉडी में लिख देंगे, तो थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए फेयर एंड फेस्टिवल के बारे में। या तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, या तो आप इसको कुछ HP के साथ लिंक करके लिख सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टांस मैंने यहाँ पे लिखा है, द डाइवर्स रेशियल स्टॉक्स ऑफ हिमाचल makes this land a composite of range of fair and festivals. These unleash the social fabric and unite the people through celebration of major traditions rooted in contrasting belief. तो ये एक तरह से मोटा मोटा बता दिया कि अच्छा मतलब ऐसा ऐसा हिमाचल का कल्चर है और इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो उस हिसाब से हमारे फेयर एंड फेस्टिवल्स हमें यूनाइट करते हैं। बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं ना सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमने कुछ अच्छा से ओपनिंग लाइन दे दी इसको। अब हमने सीधा आ जाना मेन बॉडी पे, सोशल इम्पैक्ट दे दिया। अब इसे बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर सीधा देख लेता है, अच्छा इसने क्या मेन मेन पॉइंट्स लिखे हैं, ये 1 2 3 4, और ऊपर से अंडरलाइन कर दिया हुआ है। अच्छा ये सोशल कोहेजन को स्ट्रेंथन करता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, सोशल फैब्रिक को हेल्दी बनाए रखता है, स्किल को इम्प्रूव करता है। अब इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे दो।
जैसे कैसे करता है, राखी सेलिब्रेट होती है, एक बॉन्ड डिस्क्राइब करता है ब्रदर एंड सिस्टर का, तो कौन से मंथ में होता है। अब देखो इसमें क्या, आप या तो एक स्टूडेंट होता जो सिर्फ राखी लिख देता, सिर्फ कुल्लू दशहरा लिख देता, तो उसमें क्या होता, वो बहुत ही एक लेम हो जाता। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए, एक बेटर एज चाहिए दूसरे स्टूडेंट से, तो आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फो डालना पड़ेगा। जैसे राखी श्रावण मंथ में मनाई जाती है, कुल्लू दशहरा जो है वो कौन से मंथ में मनाया जाता है, वो आप इन सब चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। उससे एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, इसको बाकी चीज़ों की भी नॉलेज है, ये ऐसे ही नहीं हवा में आंसर्स लिख रहा है। उसके बाद जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी में मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं कुछ, तो ऐसे एग्जांपल्स आप दोगे, और ये नहीं कि आपने जैसे एक ही डिस्ट्रिक्ट का आंसर दे दिया तो उसको लगेगा शायद इससे बाकी चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है, बाकी फेयर्स एंड फेस्टिवल की। तो ऐसे दो तीन, भले आपको ज़्यादा नहीं पता है, दो डिस्ट्रिक्ट के याद कर लो, एक दो फेयर अच्छे से, जो आप किसी भी आंसर में फिट कर सकते हो। तो वैसा हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे। वैसे ही केसेस है, जैसे यहाँ पे डांसेस के नाम याद कर लिए, ये जितने भी हमारी प्री में फैक्चुअल चीजें हैं ना, उनको दो तीन करके ऐसे ही याद कर लो, एकदम रट लो, ताकि जब भी आप आंसर लिखो तो आपको वो चीजें कभी भूले ना, तो आप किसी भी आंसर में उसको फिट कर सकते हो। अब ये सोशल इम्पैक्ट हो गया। उसके बाद है हमारा ये कल्चरल इम्पैक्ट। अब सोशल और कल्चरल दोनों अलग चीजें हैं। सोशल में आ जाता है आपका सोसाइटी, लोगों पे क्या असर होगा, किस तरह से लोगों की लाइफ इससे इफेक्ट होगी, तो वो सब चीजें हमारे सोशल में आ जाती हैं। पर जो कल्चर है ये तो हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ट्रेडिशन में हम क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं, क्या क्या उसमें चीजें बनी रहती हैं, वो चीजें आपको ऐसा लिखना है। ये नहीं कि आपने सोशल और कल्चरल को दोनों को मिक्स कर दिया, नहीं, फिर वो थोड़ा सा ब्लंडर हो जाएगा और वो थोड़ा आंसर को बहुत ही वेग जैसा बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं और उसको फिर आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया एक दो लाइन में, और एग्जाम्पल्स देके उसको हाईलाइट कर दिया, ताकि एग्जामिनर को अगर ये बहुत लेंथी भी लग रहा हो तो मेरी हाईलाइटिंग की वजह से वो सीधा कीवर्ड्स देख सके और उसको मार्क्स देने में आसानी रहे। अब क्या है, हाईलाइट तो कर लिया हमने मेन पॉइंट्स, एग्जाम्पल भी स्पेसिफाई कर लिए और कीवर्ड्स भी अंडरलाइन कर लिए। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको मेन बॉडी में ध्यान रखने हैं। यहाँ पे भी हमने, ये पूरी की पूरी मेन बॉडी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है मेन आपका आंसर है। अब इसको हमें कंक्लूड करना है, तो कंक्लूड कंक्लूड ज़्यादा उसमें नहीं करना है, मैंने एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर लिया इसको कि ठीक है, जितने भी फेयर्स एंड फेस्टिवल है नो डाउट एनहांसेस सोसाइटल वैल्यू, प्राइड ऑफ कल्चर इम्पार्ट करते हैं, पर ये हमारी हेरिटेज वैल्यू को भी बनाए रखते हैं, हमारी स्टेट को बाकी स्टेट से डिस्टिंग्विश करते हैं इतने सारे कल्चर्स। जैसे इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारी स्टेट्स होने के बाद, तो हिमाचल में भी इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कल्चर हैं कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है। तो इस तरह से हम ऐसा कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो आ गया एचपीजीके का। अब इसमें डायग्राम वगैरह का तो कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो मैंने डायग्राम के लिए भी एग्जांपल डाला आपके लिए, जैसे कि ये ज्योग्राफी का आंसर है, शॉर्ट नोट ऑन कोरल्स, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कोरल्स के बारे में पूछा गया। तो आप पहले तो इंट्रो में क्या करेंगे, इंट्रो में सीधा आपने डेफिनेशन दे दी, ठीक है, कि क्या क्या है, ये सबसे बेसिक वो आ जाता है। उसके बाद अब मेन बॉडी में रादर देन उसके बारे में पूरा पॉइंटर्स फॉर्म में लिखो या किसी और पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, आप सीधा ऐसे सर्कल बना के उसके मेन मेन फैक्ट्स लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, उसकी ग्रोथ की कंडीशंस बता दी हैं कि वो कहाँ उगता है, वो किस टेम्परेचर में सरवाइव करता है, उसको कैसी सनलाइट चाहिए, पानी कैसा चाहिए, बाकी उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे चाहिए, तो वो सब मैंने इस तरह से बता दिए, रादर देन लिखने के बजाय कि it needs a clear salt water, it grows very well in 30 degree north to 30 degree south temperature। तो ऐसा नहीं है, सॉरी नॉट टेम्परेचर बट लैटिट्यूड, पर ऐसा नहीं है। इसको आप थोड़ा और कंसाइज करके इसको इम्प्रेसिव बना सकते हैं इस वे में। फिर अब यहाँ पे डायग्राम क्या बन सकता है, थोड़ा सा ऐसे रफ सा डायग्राम बना दो। ऐसा नहीं है कि आपको पेंसिल वेंसिल स्केल वगैरह लेके डायग्राम बनाना है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। आपको वहाँ पे अगर
5 मिनट भी मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो उस 5 मिनट से भी 1 मिनट में आपको सोचना है कि आपको पेपर में क्या लिखना है, और 4 मिनट में आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना है। तो इतने में पेंसिल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी से ही डायग्राम बना दीजिए। और अभी जब आप आंसर्स लिखेंगे तब भी आप यही प्रैक्टिस रखिए अपनी, ये नहीं कि अभी पेंसिल से बना लेते हैं वहां पे पेन से, नहीं, पेन से ही बनाओ ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस रहे। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि यही चीजें पैराग्राफ में ना लिखने के बजाय यहाँ पे डायग्राम फॉर्म में देखिए, अच्छा ये जूजैंथले होता है, ये इसको कलर देता है, ये पॉलिप है, ये शेल्टर देता है, ये टेंटिकल्स होते हैं, ये हार्ड बेस होता है। तो उसको लगता है कि यार इसने इतनी सी चीज में कितना कुछ डिस्क्राइब कर दिया। फिर यहाँ लोकेशंस, यूं लोकेशंस लिखने के बजाय कि हाँ ये है, आपने एक मैप बना दिया, ठीक है, उसमें ये एरियाज ऐसे मार्क कर दिए। लग रहा है ना इम्प्रेसिव कि हाँ भाई इसने इसमें सब कुछ बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो क्यों नहीं आपको टीचर जो है वो मार्क्स देगा, वो पूरे पूरे मार्क्स आपको इसमें देगा। प्लस इम्प्रेशन इतना अच्छा पड़ेगा कि अगर आपने बाई चांस कोई और आंसर नहीं अच्छे से लिखा होगा तो वो वहां पे भी मार्क्स दे देगा, उसका ये फायदा होता है। तो इस तरह से आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और ये एक और एग्जांपल दिया है, ये तो मैंने आपको पैटर्न बताने के लिए दिया है कि आप इस तरह से, जैसे सपोज कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों पूछ लिए क्वेश्चन में, तो आप कैसे लिखोगे। तो आप इस तरह से बना सकते हो, जैसे कि 3 पॉइंट्स पॉजिटिव के दे दिए और 3 पॉइंट्स नेगेटिव के दे दिए। जैसे यहाँ पे विडो रिमैरिज का पूछा था, तो विडो रिमैरिज के मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स ये दे दिए कि कल्चरल एक्सेप्टेंस है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। नेगेटिव बता दिया कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इमोशनल चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं विद अ कंक्लूजन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। एंड इन केस अगर आपको कोई और फर्दर क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल एड्रेस कर दूंगी। और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया होगा तो मैं आने वाली वीडियोस में इंक्लूड कर दूंगी। थैंक यू।